हाँ तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हर्पीज ज़ूस्टर वायरस है और शिंगल्स इसको भी कहते हैं। ठीक, तो हर्पीज ज़ूस्टर वायरस जो है एक वायरल डिजीज़ है। कैसी वायरल डिजीज़ है, कौन से वायरस से होती है? वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस। इस वायरस का नाम आप लोग को पहले भी पढ़ा चुके हैं हम। वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस से हमारा चिकन पॉक्स भी होता है। देखिए, ये बीमारी जो होती है चिकन पॉक्स की तरह से ही होती है, और ये चिकन पॉक्स का जो वायरस है वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस, उसके रीएक्टिवेशन से होती है। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो किसी में चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ और वो सही हो गया। जो वायरस था वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस, इसमें हमारे शरीर में डॉर्मेंट पड़ा रहेगा। ठीक है, डॉर्मेंट होने के बाद अगर इन फ्यूचर हमारे शरीर में इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स कम हुआ या किसी वजह से भी स्ट्रेस की कंडीशन आती है, तो ये वायरस हमारे शरीर में जो छुपा हुआ था न्यूरॉन्स वगैरह में, जो हमारे बॉडी टिश्यूज़ में छुपा हुआ था, वो फिर से एक्टिवेट होकर अपने सिम्टम्स को दिखाता है। ये चिकन पॉक्स की तरह दोबारा से सिम्टम्स नहीं दिखाता है, ये अपने सिम्टम्स कुछ अलग तरीके से दिखाता है। उसको अब हम लोग इस पीडीएफ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको आइडिया दिया है एक कि जो हर्पीज ज़ूस्टर वायरस है, हर्पीज ज़ूस्टर इन्फेक्शन जो है ये इट इज़ अ टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन, इट इज़ नॉट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक, इट इज़ अ टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन दैट अकर्स विद द रीएक्टिवेशन ऑफ वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस। ये वायरस सेम है जो चिकन पॉक्स करता है। ठीक, तो इससे हमको यहाँ पर ये समझ में आता है कि अगर किसी में हर्पीज ज़ूस्टर या शिंगल्स की समस्या दिखती है तो उसमें प्राइमरी चिकन पॉक्स की समस्या कभी ना कभी इन लाइफ रही होगी, या उस वायरस से एक्सपोजर पहले कहीं ना कहीं हुआ होगा। ये डॉर्मेंट वायरस था और ये अपना कंडीशंस पाके जो शरीर में डॉर्मेंसी थी उसकी ख़त्म हो गई और ये अपने आप को शो कर दिया। ठीक है, कैसे शो किया, किस तरीके से शो किया, क्या इसके क्लिनिकल फीचर्स है, हम लोग अब पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इट इज़ यूजली अ पेनफुल बट सेल्फ लिमिटेड डर्माटोम रैश। ठीक है, इट इज़ अ यूजली अ पेनफुल, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, इस दानों में पेन होता है। क्यों पेन होता है? क्योंकि ये जो दाने रहते हैं ये नसों, मतलब जो नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी की, उसके पाथवे पे निकलते हैं, उसके कोर्स में निकलते हैं। ठीक है, इट इज़ सेल्फ लिमिटेड, ये हमेशा खुद सही हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है। और ये डर्माटोम रैश होते हैं। देखो बच्चों, डर्माटोम क्या होता है? डर्माटोम कुछ नहीं होता है, एक स्किन का ऐसा हिस्सा दैट इज सप्लाइड बाय अ नर्व। हमारी स्किन्स में कई तरीके के डर्माटोम्स होते हैं। जैसे मान लो ये हमारा पीठ का हिस्सा है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ऐसे ऐसे नर्व्स निकलती हैं। ठीक, एक पार्टिकुलर स्किन के पैच को सप्लाई करती है। ठीक, तो ये जो एक पार्टिकुलर एरिया ऑफ अ नर्व है, ठीक, इसको हम लोग ने एक डर्माटोम कह दिया। हमारी बॉडी में ऐसे ऐसे कई डर्माटोम्स होते हैं, पैचेस ऑफ द स्किन दैट आर सप्लाइड बाय अ पार्टिकुलर नर्व, इट इज नोन एज डर्माटोम। ठीक है बच्चों, तो ये जो रैशेस होते हैं नसों के अलॉन्ग होते हैं, और ये अपना जो मैनिफेस्टेशन है डर्माटोम्स पे रैश की वजह से होता है। ठीक है, देखो हमने आपको पहले भी बताया ये जो वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस है, ये जो डॉर्मेंट होता है, इसकी आदत होती है ये नसों में छुप कर रहता है। ज़्यादा इसको कहाँ पसंद है? डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे ये इसको ज़्यादा पसंद है रहना। ठीक है, ये छुप कर वहाँ बैठा रहता है। अगर बॉडी में कोई ऐसी कंडीशंस आती हैं जिससे बॉडी की इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है, ये अपने आप को स्प्रेड करता है कहाँ? अलोंग द नर्व रूट्स, अलोंग द नर्व्स विच मैनिफेस्ट थ्रू द डर्माटोम। ठीक है, अब देखो इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम लोग डिस्कस करते हैं। VZV इन्फेक्शन गिव राइज टू टू डिस्टिंक्ट सिंड्रोम्स। द प्राइमरी इन्फेक्शन चिकन पॉक्स एंड विच इज़ अ कंटेजियस एंड यूजली अ बिनाइन फेब्राइल इलनेस। तो वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस है, ये हमारा दो सिंड्रोम्स करता है, ये कह रहा है। जैसे कि हमने पहले आपको बताया, जो प्राइमरी इसका जो सिंड्रोम होता है वो चिकन पॉक्स होता है। चिकन पॉक्स हम लोग पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक, विच इज़ अ कंटेजियस, जो फैलने वाली बीमारी थी, और वो बिनाइन सेल्फ लिमिटिंग फेब्राइल इलनेस थी, जिसमें बुखार आता था। फेब्राइल मतलब बुखार आना। आफ्टर दिस इन्फेक्शन रैशेस रिजॉल्व। ठीक, अब ये इन्फेक्शन हुआ, रैशेस जो है रिजॉल्व कर गए, चिकन पॉक्स हमारा पूरी तरीके से सही हो गया। वायरल पार्टिकल्स रिमेन इन द डॉर्सल रूट
और अदर सेंसरी गैंग्लिया। देखो डॉर्सल रूट क्या होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड में जो पीछे की तरफ रूट हो, दो हॉर्न्स होते हैं, आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, डॉर्सल रूट और एंटीरियर रूट, ठीक, या डॉर्सल हॉर्न और एंटीरियर हॉर्न। डॉर्सल हॉर्न से हमारा डॉर्सल रूट गैंग्लिया निकलता है। गैंग्लिया इट इज़ नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स इज नोन एज गैंग्लिया, ठीक है। तो इसको डॉर्सल रूट गैंग्लिया में रहना ज़्यादा पसंद है और एनी अदर सेंसरी गैंग्लिया, ठीक है। प्राइमरी जो इसकी साइट होती है डॉर्सल रूट गैंग्लिया होती है, या और कहीं भी सेंसरी गैंग्लिया अगर बॉडी में प्रेजेंट होगा वहाँ भी ये चीज़ रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन दे ले डॉर्मेंट फॉर ईयर्स टू डिकेड्स, ठीक है। इन दिस लेटेंट पीरियड होस्ट इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म सप्रेस रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस। ये जो हमारा लेटेंट पीरियड होता है, जैसे हमारा चिकन पॉक्स जो ठीक हो गया उसमें जो वायरस छुप गए, ये क्यों छुप जाते हैं, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम रहता है इसको दबा कर रखता है, मतलब इसको वायरस को कंटेन कर देता है, उसको उग्र नहीं होने देता है, ना तो पूरी तरीके से मार कर ख़त्म कर पाता है, ना इसको अपना जो एक्शन है वो करने देता है, ठीक है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस फाइट बिटवीन द वायरस एंड द आवर बॉडी सिस्टम। तो हमारा जो बॉडी सिस्टम है इसको लाके नसों में सिमेट देता है, कहने का मतलब ये है। इन दिस लेटेंट पीरियड होस्ट इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म सप्रेस द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस। रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस को तो बंद कर देता है, पर उसको कैद कर देता है कौन सी जेल में, डॉर्सल रूट गैंग्लिया में, एक जेल के कैदी की तरह बंद कर देता है, ठीक है उसको। अब जैसे किसी भी कारण से जेल का दरवाज़ा टूटेगा तो वो क्या करेंगे, जो कैदी हैं मतलब कि वेरिसेला जोस्टर वायरस हैं, ये सारे के सारे उसी नर्व के ट्रैक्ट के अलॉन्ग आके अपना जो है छाले वगैरह, वेसिकल्स, पेन वगैरह, ये सारे के सारे मैनिफेस्टेशंस करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बताया अभी तक, इसमें क्या पढ़ा, ये वेरिसेला जोस्टर जो वायरस है ये दो तरीके से काम करता है, ठीक है। जो इसका प्राइमरी सिंड्रोम होता है वो चिकन पॉक्स होता है। मानो चिकन पॉक्स किसी पर्सन में ठीक हो गया और ये जो इन्फेक्शन था उसकी बॉडी से पूरा नहीं गया, जनरली ये इन्फेक्शन पूरी बॉडी में नहीं जाता है, इसकी आदत होती है, इसका स्वभाव ऐसा होता है कि जो इम्यून सिस्टम के द्वारा नर्व रूट गैंग्लियन में कुछ दबा कर रख लिया जाता है इन्फेक्शन, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि जब हमारा ऐसी कोई बॉडी में कंडीशंस डेवलप होंगी जिससे ये वायरल का रेप्लिकेशन बढ़ेगा या हमारा इम्यून सिस्टम घटेगा, तो ये वायरस जो है फिर से हमारी बॉडी में खुला घूमेगा, जो कि नर्व ट्रैक्स के अलॉन्ग घूमेगा। हमारा चिकन पॉक्स में ऐसा नर्व रूट का इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं मिल रहा था, उसमें पूरी की पूरी बॉडी में रैशेस मिलते थे। वेरिसेला जोस्टर वायरस में क्योंकि ये नर्व में पकड़ के रख दिया गया था वायरस, तो अब ये जब छोड़ा जाएगा तो ये नर्व के पाथ में ही जाएगा, इधर उधर जल्दी ये ब्लड में नहीं जाता है, ठीक। अब देखो, सच फेलियर में रिजल्ट फ्रॉम अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशंस रेंजिंग फ्रॉम स्ट्रेस टू सीवियर इम्यूनोसप्रेशन। और ऐसी क्या कंडीशंस हो सकती हैं, जो ये कंटेन्ड वायरस था इन द नर्व रूट ऑफ गैंग्लिया, तो जो ये छूट गया इन्फेक्शन, ठीक है। तो ऐसी ये कंडीशंस हो सकती हैं। इसका बहुत वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशन है, रेंजिंग फ्रॉम जनरल स्ट्रेस, अगर आप बच्चों स्ट्रेस भी लेते हो तो उससे भी कभी कभी ये इन्फेक्शन जो होता है ट्रिगर हो जाता है, या किसी भी वजह से इम्यूनो सप्रेशन हो जाता है, ठीक है। द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन द डॉर्सल रूट गैंग्लियन कैन बी accompanied by hemorrhagic necrosis of the nerve cell. This results in the neuronal loss and fibrosis, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन रहता है, देखो डॉर्सल रूट एक बार तुमको इमेज दिखा देते हैं, ये होता क्या है। देखो यहाँ पर ये जो स्पाइनल कॉर्ड का एक क्रॉस सेक्शन लगा हुआ है, इसके जो पीछे वाला जो पार्ट है वो डॉर्सल हॉर्न का कहलाया जाता है, इसके जो आगे वाला पार्ट है ये एंटीरियर हॉर्न कहलाया जाता है। एंटीरियर हॉर्न जो रहता है वो मोटर फंक्शंस को रिले करता है, और डॉर्सल हॉर्न जो रहता है वो हमारे सेंसरी फंक्शंस को रिले करता है, ठीक। अब डॉर्सल हॉर्न से निकलने वाला जो नर्व रूट होता है उसके आगे एक गांठ होती है नर्व्स की, जहाँ पे न्यूरॉन्स का मतलब न्यूरॉन्स की जो बॉडी होती है उसका करेक्शन होता है, उसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लिया। ये जो हमारा VZV वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है ये यहीं पर ज़्यादातर पाया जाता है, हालांकि कहीं भी पाया जाता है, पूरे स्पाइनल कॉर्ड में ये कहीं भी पाया जा सकता है नर्व के अलॉन्ग, पर इसकी सबसे फेवरेट जगह इस जगह ही होती है डॉर्सल रूट गैंग्लियन में, ठीक है। तो आ जाओ, अब आप लोग ने ये भी देख लिया कि डॉर्सल रूट गैंग्लियन कहते किसको है, तो थोड़ा सा आप लोग के लिए समझने में आसान हो जाएगा आगे चीज़।
The inflammatory response in the dorsal root ganglia can be accompanied by hemorrhagic necrosis of the nerve cell. This result in the neuronal loss and fibrosis. क्या हो सकता है अगर वायरस में जो हमारा वायरस है ये नर्व रूट में हमारा कंटेन था तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, यहाँ पर मारधाड़ हो सकती है। तो उस मारधाड़ लड़ाई झगड़े की वजह से यहाँ पर हमारे नर्व रूट में हेमरेज हो सकता है। ठीक है, हेमरेज अगर हो जाएगा तो हमारे नर्व सेल का वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाएगा, वहाँ नर्व सेल हमारे डेड हो जाएंगे। जब डेड हो जाएंगे तो वहाँ का नर्व का न्यूरोनल फंक्शन का लॉस हो जाएगा। जो नर्व हमारी नॉर्मल फंक्शन उस एरिया में कर रही थी उस फंक्शन का लॉस होगा और वहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाएगी। कहाँ पर? उस नर्व में फाइब्रोसिस हो जाएगी। देखो बच्चों, आपको एक चीज़ बता दें, नर्व अगर परमानेंटली डैमेज हो गई तो ये पुनः रीजनरेट करने की क्षमता इसमें नहीं होती है, ये फाइब्रोस्ड अगर एक बार हो गई। ठीक, अब इसका जो ट्रांसमिशन होता है ये जनरली जो हमारा चिकन पॉक्स का जैसे ट्रांसमिशन होता था वैसा ही होता है। ठीक है, पर इसका जो थोड़ा सा ट्रांसमिशन होता है आओ देख लेते हैं। दिस इन्फेक्शन इज कंटेजियस टू पर्सन विद नो प्रीवियस इम्यूनिटी टू VZV। ठीक है, देखो इसका जो स्प्रेड रहता है वो उसके लिए ज़्यादा रहता है जिसमें VZV की पहले कोई इम्यूनिटी डेवलप नहीं की है, मतलब कि उसको ज़िंदगी में कभी भी चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उसमें अगर VZV की कोई एंटीबॉडीज़ नहीं है तो वो शिंगल्स या वेरिसल हर्पीज जूस्टर की कंडीशन से वो उसमें जा सकता है। ठीक है, समझ गए इसको। मान लो किसी कोई पर्सन था वो नॉर्मल था, उसको आज तक चिकन पॉक्स नहीं हुआ है, वो किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आया जिसको शिंगल्स था, मतलब कि हर्पीज जूस्टर बीमारी थी, उसमें से ये जो फ्रेश केस में पहुंचने की जो टेंडेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी ओनली 1/3 एज कंटेजियस टू द प्राइमरी वेरिसला। ठीक है, ये जो इसकी कंटेजियसनेस होती है वो थोड़ी सी प्राइमरी वेरिसला से कम होती है। जो हमारा रियल वाला जो चिकन पॉक्स होता है, कहने का मतलब ये है कि वो ज़्यादा कंटेजियस होता है, और ये जो हमारा हर्पीज जूस्टर जो सेकेंडरी वेरिसला जूस्टर वायरस का इन्फेक्शन होता है दैट इज़ 1/3 लेस कंटेजियस टू द इनिशियल प्राइमरी वेरिसला जूस्टर वायरस इन्फेक्शन दैट इज ऑल्सो नोन एज चिकन पॉक्स। ठीक है, इट इज ट्रांसमिटेड आइदर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द लीजन और बाय द रेस्पिरेटरी रूट। अगर लीजन जो होता है उसको डायरेक्ट किसी ने छू लिया तो उसमें वायरस रहते हैं, ये उससे भी पहुंच सकता है, और रेस्पिरेटरी रूट जैसे जो हमारा वेरिसला वायरस का नॉर्मल रूट ऑफ ट्रांसपिरेशन मतलब ट्रांसमिशन है उससे भी ये पहुंच सकता है। इसके क्लिनिकल फेस देखते हैं कि कैसे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करता है। द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 फेजेस। सबसे पहले आता है प्री इरप्टिव फेज। प्री इरप्टिव मतलब जो दाने या छाले निकलने से पहले की स्टेज होती है उसको प्री इरप्टिव फेज कहते हैं या प्री हर्पेटिक न्यूरल्जिया कहते हैं। ठीक, और उसके बाद आता है एक्यूट एरप्टिव फेज जिसमें हमारे दाने निकलते हैं। उसके बाद आता है जो दाने फिर से सही हो जाएंगे, और एक क्रोनिक फेज आएगा जिसमें जो नर्व्स इन्वॉल्व हुई हैं इसको हम लोग नर्व में पेन होगा इस फेजेस में, इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया। ठीक है, देखो प्री इरप्टिव फेज सबसे पहले पढ़ते हैं। दाने निकलने से पहले क्या सिम्टम्स होता है जिसको हम पूर्व रूप आयुर्वेद में कह सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक बाई अनयूजुअल स्किन सेंसेशन और द पेन इन द affected dermatome that heralds the onset of the lesion by 48 to 72 hours। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो किसी की पर्सन के को क्या कहते हैं एरप्टिव फेज ऑफ वेरिसला जूस्टर वायरस होने वाला है, मतलब कि हर्पीस के सिम्टम्स आने वाले हैं, उससे 72 से 48 से 72 घंटे के बीच में उसको मतलब पहले उसको क्या होते हैं स्किन में जहाँ डर्मेटोम अफेक्टेड होने वाला है वहाँ पर एबनॉर्मल सेंसेशन होगा, वहाँ पर पेन होगा। ठीक है, अगर मान लो ये इसका पेशेंट ऐसे आएगा तुमसे कि डॉक्टर साहब 2 दिन हो गया यहाँ चेस्ट के पास नीचे एक पट्टी में दर्द हो रहा है। ठीक है, एक मतलब पट्टी टाइप की है वो एकदम जल रही है, दर्द हो रही है, तो एक हम लोग एक इससे क्लिनिकल डायग्नोसिस बना सकते हैं कि हाँ इसको वेरिसला जूस्टर के जो इन्फेक्शन है वो होने वाला है, जो उसका री इन्फेक्शन मतलब रीएक्टिवेशन है ये होने वाला है। ठीक है,
ड्यूरिंग दिस टाइम पेशेंट में ऑल्सो एक्सपीरियंस अदर सिम्टम जैसे कि मैलेस, माइल्जिया, हेडेक, फोटोफोबिया और फीवर। और एक एक्यूट एरप्टिव फेज अप पे आते हैं जिसमें दाने हमारे इसमें निकलेंगे। The acute eruptive phase is marked by the emergence of vesicular eruptions. Patient may also experience some of the other symptoms seen in the pre-eruptive phase. ये जो स्टेज होती है इसमें हमारे दाने निकलेंगे। कैसे दाने निकलेंगे? वेसाइकुलर दाने निकलेंगे। इसका मतलब होता है छाले नुमा दाने, जिसमें छाले टाइप के दाने निकलेंगे, जैसा कि हमारा चिकन पॉक्स में निकलते थे। अलोंग द डर्माटोम निकलेंगे, पूरी बॉडी में नहीं निकलेंगे, ये हम आपको बता देते हैं, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखोगे। और इसके साथ कुछ ऐसे सिम्टम्स मिलेंगे जो प्री एरप्टिव फेज में मिले थे, जैसे कि फीवर, फोटोफोबिया, हेडेक, माइल्जिया। ये थोड़े बहुत सिम्टम्स इसमें भी देखने को मिलेगा। लीजन्स बिगिन एज erythematous macules and papules that quickly develop into the vesicles. The vesicles eventually rupture, release their content and finally crust over and become dry. इसके जो लीजन्स होते हैं कैसे चालू होते हैं? मैक्यूल्स से चालू होते हैं। हमने आपको बताया था मैक्यूल्स क्या होता है। अगर हमारी स्किन पे कोई बम्पिंग मतलब कोई उभार नहीं है, उसके नीचे एक छोटा सा ऐसा रैश टाइप का मिलता है, उसको हम लोग मैक्यूल्स कहते हैं। तो ये जो वेरिसेला जोस्टर का इन्फेक्शन होता है, जो शिंगल्स होते हैं हमारे बेसिकली, वो मैक्यूल्स से स्टार्ट होते हैं। फिर उसके बाद पैप्यूल्स बनते हैं। पैप्यूल्स मतलब कि हल्का सा एक उभार आएगा और ये रेड रेड अंदर से रहेगा, ठीक है पूरा। इस स्ट्रक्चर को कहेंगे हम लोग पैप्यूल्स। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो एक वेसाइकल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक मतलब बम्पी एरिया विच इज़ फिल्ड विद अ क्लियर फ्लूड लाइक कंसिस्टेंसी फ्लूड, ठीक, उसको हम लोग वेसाइकल या छाला कहेंगे, ठीक है। दैट क्विकली डेवलप इनटू द वेसाइकल्स, द वेसाइकल इवेंचुअली रप्चर। जो ये वेसाइकल्स होते हैं वो अपने आप फट जाते हैं या मैकेनिकली फूट जाते हैं। एंड दे रिलीज देयर कंटेंट, उनमें जो पानी रहता है वो निकल जाता है। एंड दे फाइनली क्रस्ट ओवर, उसमें पपड़ी पड़ जाती है और वो सूख जाते हैं। पेशेंट रिमेन इन्फेक्शियस अंटिल लीजन्स हैव ड्राइड अप। सारे के सारे जब तक लीजन सूख नहीं जाएंगे पेशेंट इन्फेक्टिव स्टेज में रहेगा इसमें, ठीक है, जैसा कि हमारा चिकन पॉक्स में होता था। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? ड्यूरिंग दिस स्टेज पेन होता है, क्योंकि देखो ये नर्व के अलॉन्ग निकलता है हमारा, ठीक है, डर्माटोम्स जो होती हैं उसके नर्व के अलॉन्ग निकलता है, तो इसमें पेन होता है, जो कि हमारा जो पेन वाला जो फीचर था चिकन पॉक्स में नहीं मिलता था, क्योंकि उसमें जो दाने थे नसों के ट्रैक्ट के पर नहीं निकलते थे, वो पूरी बॉडी में कहीं भी निकलते थे। उसमें जो प्रॉब्लम मेनली थी वो इचिंग की प्रॉब्लम थी। पेन इज वॉज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक। और कैसा पेन होगा? न्यूराइटिक पेन होगा। समटाइम्स पेन इज नॉट एसोसिएटेड विद द इरप्शंस, कभी कभी दर्द नहीं भी होता है। ऐसा बात नहीं कि हमेशा दर्द होता है, कभी कभी दर्द नहीं भी होता है। इफ पेन इज एसोसिएटेड इट मे बी क्रोनिक, ठीक है। अगर पेन एसोसिएट हो गया और तो ये क्रोनिसिटी की तरफ जा सकता है। पेशेंट ये कंप्लेन कर सकता है कि डॉक्टर साहब हमको ऐसा एक पट्टी में दाने तो निकले थे दर्द के साथ, वो दाने तो अब सही हो गए, फिर उसमें अब उस एरिया में पेन बहुत होता है, एक रीजन में स्किन पे सुपरफिशियल पेन बहुत बताएगा। तो आपको ये हिस्ट्री से पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई आपके दाने वगैरह तो नहीं निकले थे। तो आप अगर वो कहता है कि हाँ डॉक्टर साहब कि 6 महीने पहले यहाँ दाने तो निकले थे तो और अब पेन होता है, तो इससे आप एक डायग्नोसिस बना लोगे कि हाँ ये शिंगल्स का केस रहा होगा, इसमें क्रोनिक पेन हो रहा है, ठीक है। देखो अक्यूट एरप्टिव फेज टेंड्स टू रिजॉल्व इन 10 to 15 डेज। जो एरप्टिव फेज होती है वो हमारी 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में एकदम ये साफ़ हो जाता है अपने आप, किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब इसका जो क्रोनिक फेज होता है इसको कहते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। देखो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया इज द क्रोनिक फेज कैरेक्टराइज्ड बाय द परसिस्टेंट और रीअकरिंग पेन लास्टिंग 30 or more days after the acute infection or after all lesions have crusted, ठीक। जब सारे के सारे लीजन्स हमारे समाप्त हो जाएंगे तो उस एरिया में क्रोनिक पेन बना रहेगा। इसी पेन को हम लोग कहते हैं क्रोनिक फेज या कि पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया। ये जो हम लोग ने डिस्कस की वो इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था, ऊपर ये चीज़ लिखा था, वो उसका कॉम्प्लिकेशन का हिंट दे दिया गया था, ठीक है।
तो अब इसको डिटेल में हम लोग क्रोनिक फेज में पढ़ते हैं। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया में ये सब सिम्टम्स पेन के मिलते हैं, जो कि क्रोनिसिटी की तरफ हम लोग को सजेस्ट करता है। इट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन। जो इसका जो कॉम्प्लिकेशन अगर होगा तो ये कॉम्प्लिकेशन जो पेन वाली चीज़ है इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट रहेगी। सम पीपल रिपोर्ट अ डीप बर्निंग और एकिंग पेन, पैरास्थीसिया, हाइपरस्थीसिया और इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन। कुछ पीपल्स में पेन नहीं होता है, उसमें पैरास्थीसिया होती है, मतलब कि झंझनाहट होती है। हाइपरस्थीसिया मतलब कि देखो, पैरास्थीसिया मतलब होता है कि थोड़ा सा नंबनेस टाइप का सेंसेशन होता है, ठीक। हाइपरस्थीसिया मतलब होता है कि ओवर मतलब हाइपरस्थीसिया को इस तरीके से समझ सकते हो कि थोड़ा सा हमने टच किया वो हमें ज़्यादा फील हो रहा है, और पैरास्थीसिया मतलब टच किया वो हमें नंबनेस की तरह फील हो रहा है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक शॉक की तरह पेन हमें मिल सकता है, ठीक। अब इसकी जो डायग्नोसिस होती है, डायग्नोसिस इज बेस्ड प्राइमरीली ऑन हिस्ट्री एंड फिजिकल फाइंडिंग्स। ऐसा अगर पेशेंट आता है तो इसमें सबसे पहले हम लोग कायदे से हिस्ट्री लेते हैं और उसकी फिजिकल फाइंडिंग्स देखते हैं। इन मोस्ट केसेस कंफर्मिंग द डायग्नोसिस वाया लेबोरेटरी टेस्टिंग हैज़ नो यूटिलिटी। ये भी ज़्यादा से ज़्यादा जो केस होते हैं चिकन पॉक्स की तरह, इसमें कोई ज़्यादा रोल होता नहीं है कि आप इसमें लेबोरेटरी में जांच कराइए, क्योंकि ये जो बीमारियां रहती हैं ये ऑब्वियस रहती हैं। अगर आपने ढंग से इनको पढ़ा है तो क्लिनिकली बहुत आसानी से ये डायग्नोस हो जाती हैं। तो इस वजह से इनका जो लेबोरेटरी टेस्टिंग का ज़्यादा कोई लोड रहता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसे जो डिजीज़ेस हैं उसमें डिफरेंशियल्स नहीं होते हैं। ये केवल और केवल अपने टाइप की एक लौती होती हैं इस टाइप की डिजीज़ेस। पर अब अगर आप लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस कराना ही चाहते हैं तो डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी करा सकते हैं ऑफ द वेसाइकल फ्लूइड, पीसीआर करा सकते हैं ऑफ वेसाइकल फ्लूइड, और जैंक स्मीयर करा सकते हैं ऑफ वेसाइकल फ्लूइड। देखो, ये आपका जो एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने भर का इतना बहुत है पार्ट, ठीक है, इतना से इतना आप लोग का अगर शिंगल्स आ गया तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना लिखने का बहुत है। अब देखो, थोड़ा सा इसमें ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्वमेंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चाहो तो आप इसको ना पढ़ो, पर इसको पढ़ना इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो बीमारी है क्लिनिकली थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बीमारी रहती है, ठीक है। चाहते तो हम इस चीज़ को स्किप कर सकते थे, पर हम स्किप करना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ आप जानो, ठीक है, कि हर्पीस जो चिकन पॉक्स का जो वायरस रहता है ये सब चीज़ें भी कर सकता है, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी कॉमन होती हैं हमारे समाज में, ठीक है। तो इसमें कुछ ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्वमेंट भी मिलते हैं, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर इन्वॉल्वमेंट हो गया, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है। हमने पहले इतनी देर से यही बता रहे हैं आपको, इसका जो वायरस रहता है सबसे ज़्यादा नर्व्स को पसंद करता है उसमें रहना, ठीक। नर्व्स में भी कहा सबसे ज़्यादा ये पसंद करता है डॉर्सल रूट गैंग्लिया को। पता नहीं इससे डॉर्सल रूट गैंग्लिया से इसको क्या प्यार है, ठीक है। अब अगर मान लो डॉर्सल रूट गैंग्लिया में अगर इसका इन्वॉल्वमेंट होता है तो ऊपर जितने भी हम लोग ने पढ़े, पैरास्थीसिया, हाइपरस्थीसिया और क्या कहते हैं न्यूरोटिक पेन्स, वो सब जो सेंसरी फंक्शंस वाली चीज़ें हैं वो सब हमारी डिस्टर्ब होंगी। गलती से मान लो अगर ये एंटीरियर हॉर्न में आ गया तो इसमें क्या आएगा, देखो, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंटीरियर हॉर्न। देखो, एंटीरियर हॉर्न जो रहता है वो हमारा जो मोटर फंक्शंस है इसको संभालता है, ठीक है। मोटर फंक्शन मतलब समझ लो, किसी मसल्स को अपने से आपको चलाना है या किसी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराना है, उसकी फंक्शनिंग करानी है, तो वहाँ पर मोटर फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो देख लो, इसमें जो एंटीरियर हॉर्न में अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो जहाँ जहाँ का एंटीरियर हॉर्न इन्वॉल्व होगा वहाँ वहाँ के सिम्टम्स आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जनरलाइज्ड मस्कुलर वीकनेस मिलेगी, क्रेनियल लव पाल्सीज मिल सकती हैं, डायफ्रामेटिक पैरालिसिस मिलता है, और न्यूरोजेनिक ब्लैडर। न्यूरोजेनिक ब्लैडर मतलब कि ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाना, ब्लैडर से अपना आपका कंट्रोल खो जाना, इसको दैट इज नोन एज न्यूरोजेनिक ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। और गुलेन-बार सिंड्रोम, गुलेन-बार सिंड्रोम पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं। गुलेन-बार सिंड्रोम में ये होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज असेंडिंग पैरालिसिस ऑफ द लिम्स, ठीक है। यहाँ लिम्स में और हाथ में क्या होता है, एक असेंडिंग पैरालिसिस मिलती है। इसमें पेशेंट ऐसी कंप्लेन करेगा कि जो हमारे पैर से दिन प्रतिदिन दम लगना कम हो रहा है, हमारे पैर में बढ़ती हुई
ऊपर की तरफ पैरालिसिस मिल रही है। ठीक है, देखो जैसे ये आपके पैर रहते हैं, पेशेंट ये कंप्लेन करेगा कि पैर से लेकर ऊपर तक दिन प्रतिदिन हमें पैरालिसिस देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहले यहाँ मिल रहा था, फिर यहाँ मिल रहा है, फिर यहाँ मिल रहा है, फिर यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं असेंडिंग पैरालिसिस ऑफ द लिम्ब। ये जो सिंड्रोम होता है ये कई कारणों से हो सकता है, पर इसका एक कारण वेरिसेला इनका इन्फेक्शन भी है। तो गुलेनबार्ग सिंड्रोम को ये ट्रिगर कर सकता है। और क्या कर सकता है, देखो नर्व में रहता है, नसों में रहता है, तो ये मेनिंजियो एनकेफेलाइटिस या एनकेफेलाइटिस कर सकता है। ठीक है, देखो ऑप्टिकल सिस्टम में इसके क्या मैनिफेस्टेशंस होते हैं। देखो आँख में ये कैसे पहुँच गया, देखो क्यों नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जो नसें रहती हैं वो हमारी आँख को भी सप्लाई करती हैं। कौन सी नसें आँख को सप्लाई करती हैं, देखो जनरली जो इसका कोर्स मिलता है थ्रू द फिफ्थ, मतलब कि ट्राइजेमाइनल नर्व से मिलता है। ये आँख ट्राइजेमाइनल नर्व के द्वारा आँख में पहुंच जाता है। देखो इसको कहते हैं हर्पीज ज़ूस्टर ऑप्थेल्मिकस। देखो हर्पीज ज़ूस्टर ऑप्थेल्मिकस इज पोटेंशियली डिवास्टेटिंग। ये पोटेंशियली जो होता है बहुत ही डिवास्टेटिंग होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। एक्यूट हर्पीज ज़ूस्टर रिजल्ट फ्रॉम द रीएक्टिवेशन ऑफ द VZV इन द ट्राइजेमाइनल नर्व। इसका जो मैनिफेस्टेशन मिलता है, कैसे मिलता है कि अगर मान लो गलती से जो वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस का इन्फेक्शन था वो हमारा ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया, एक ट्राइजेमाइनल हमारा गैंग्लियन होता है। देखो इसमें आप लोग को डायग्राम में दिख रहा हो ना दिख रहा हो, ये कान के पास एक गैंग्लियन सूजा टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन कहते हैं। अगर यहाँ पे VZV का इन्फेक्शन आकर बैठ गया और ये ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व से हमारा ऊपर की आँख की तरफ ट्रैवल कर गया तो ये हमारा कर देगा हर्पीज ज़ूस्टर ऑप्थेल्मिकस। ठीक है, एनी ब्रांच ऑफ द trigeminal nerve can be involved but the most common is frontal nerve, that is the ophthalmic branch। ठीक है, कहने की बात ये है जो हमारी ट्राइजेमाइनल नर्व होती है उसकी 3 ब्रांचेस रहती हैं। सबसे ऊपर वाली को कहते हैं ऑप्थेल्मिक ब्रांच, बीच वाली को कहते हैं मैक्सिलरी ब्रांच और सबसे नीचे वाली जो रहती है उसको कहते हैं मैंडिबुलर ब्रांच। देखो अगर इसका जो इन्फेक्शन VZV का है ये अगर ये ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन जो है हमारा, जो कि ये देखो आपको दिख रहा होगा, शायद पेंसिल से बनाए काले से दिख नहीं रहा है, यहाँ पे अगर हमारा सब इन्फेक्शन बैठा रहा और फिर बॉडी में कोई इम्यूनो सप्रेशन वाले कॉजेस हुए, कोई बॉडी में स्ट्रेस की कंडीशन आया, तो ये सबसे पहले ऑप्थेल्मिक ब्रांच के द्वारा ही ट्रैवल करेगा। ठीक है, हालांकि मैक्सिलरी और मैंडिबुलर के द्वारा भी ये ट्रैवल कर सकता है, पर इसकी जो पहला पसंद है वो ऑप्थेल्मिक ब्रांच होता है। ठीक है, अब इससे सिम्टम्स क्या आएंगे, अगर ये ट्रैवल कर गया तो ये करेगा क्या वहाँ जाके, पेन एंड टिंगलिंग सेंसेशन सबसे पहले करेगा, जो इसकी आदत होती है। जो नर्व्स में सबसे पहले दिक्कत होगा तो पेन और टिंगलिंग सेंसेशन तो हो गई। रैश ऑन द फोरहेड एंड अपर आईलिड, जो हमारा ऑप्थेल्मिक ब्रांच रहती है अपर फोरहेड पे हल्की सी सप्लाई करती है और हमारा अपर आईलिड्स की तरफ पे सप्लाई करती है, तो यहाँ पर रैशेस हो जाएंगे। जहाँ जहाँ ये नर्व सप्लाई करेगी वहाँ वहाँ पे रैशेस ऐसे देखने को मिलेंगे। और क्या हो सकता है, आई में पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, टीयरिंग हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, डिस्कम्फर्ट और लाइट सेंसिटिविटी मतलब कि फोटोफोबिया या आईलिड स्वेलिंग हो सकता है। देखो इसका फोटो लगा होगा यहाँ पर, ये देखो फोरहेड पे, आईलिड्स पे और क्या कहते हैं, ये देखो एक और फोटो लगा है उस पर ऐसे रैशेस दिखेंगे हमें। ठीक है, और इसका जो कंजक्टाइवा है थोड़ा सा कीमोज्ड है, मतलब कि वहाँ पर कंजेशन है। ठीक है, थोड़ी सी आंखें जो हैं लाल हो गई हैं। तो इस तरीके का हम लोग को क्लिनिकल फाइंडिंग इसमें मिलेगा। और देखो ये जो पिक्चर्स लगी हैं इसमें आपको देखने से क्या समझ में आ रहा है, पूरी बॉडी तो देखो नॉर्मल है पर एक डर्माटोम अफेक्टेड है। डर्माटोम मतलब कि स्किन ऑफ अ पैच ऑफ स्किन दैट इज सप्लाइड बाय अ पार्टिकुलर नर्व। इस तरीके के कहीं हमको रैशेस दिखेंगे तो हम उसको आंख बंद करके शिंगल्स का केस मानेंगे। ठीक, ये कोई भी जैसे लिख रहा है ना कि जैसे देखो बताता हूँ कि मानो जो हमारे डर्माटोम्स में रैशेस रहते हैं, नर्व्स इस पाथवे में ट्रैवल करती हैं, तो कोई नर्व होगी इस पाथवे से ट्रैवल कर रही होगी, उसके पूरे के पूरे पाथवे को इसने इन्वॉल्व करके यहाँ पे इस तरीके से रैशेस निकाल दिए। इट इज़ इन्वॉल्विंग द डर्माटोम ऑफ द स्किन। देखो इस तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। ठीक, अब मानो ये इन्फेक्शन अगर सही हो गया, ठीक यहाँ पे एकदम नॉर्मल स्किन आ गई, तो उसके बाद पोस्ट हेर्पेटिक न्यूरेल्जिया में क्या सिस्टम आता है,
कि मानो ये पूरा सही हो गया तो पेशेंट कहेगा हमको इस एरिया में जहाँ पर पहले दाने निकले थे वहाँ पर दर्द और जलन होता है, ठीक है। अब ऐसा क्या हो गया कि यहीं पे दर्द और जलन होता है, तो डॉक्टर पूछेगा कि यहाँ पर आपको पहले कोई ऐसे दाने वगैरह तो नहीं निकले हैं। अगर पेशेंट कहेगा कि हाँ दाने वगैरह तो निकले थे, तो आप लोग इसकी डायग्नोसिस बना लोगे कि हाँ ये वेरिसेला ज़ोस्टर का इन्फेक्शन रहा होगा, दैट इज़ शिंगल्स का इन्फेक्शन रहा होगा, ठीक है। अब ये डिजीज़ आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ गई होगी, आई होप दैट। अब इसका एक और मैनिफेस्टेशन मिलता है। अगर ऑडिटरी सिस्टम में, देखो कानों में भी तो नस जाती है दिमाग से, अगर ये कानों की नस में इन्वॉल्व हो गया, ठीक, तो ये ऑडिटरी सिस्टम में अपने सिम्टम्स को दिखाएगा। इसको कहते हैं हर्पीज ज़ोस्टर ऑटिकस, या इसको रैमसे हंट सिंड्रोम भी कहते हैं। इसका नाम इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना, MCQs वगैरह में पूछा जा सकता है। और इसको जेनिकुलेट न्यूरल्जिया भी कहते हैं, हर्पीज ज़ोस्टर ऑरिकुलरिस भी कहते हैं। This is caused by the reactivation of the VZV involving the facial and the auditory nerves। इसमें जो हमारी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं वो फेशियल और ऑडिटरी नर्व्स होती हैं। देखो फेशियल नर्व जो हमारी होती है वो कान के अंदर से भी जाकर ट्रैवल करती है। एनाटॉमी आपने डीप में फर्स्ट ईयर में पढ़ी हो तो आपको ये चीज़ पता होगी, ठीक। जो फेशियल नर्व रहती है हमारा कान को भी सप्लाई करती है, और ऑडिटरी नर्व्स तो हैं ही हमारा। देखो रैमसे हंट सिंड्रोम में एक ट्रायड होता है। ट्रायड मतलब 3 इसमें क्लिनिकल फीचर्स ऐसे मिलते हैं जो इसके एकदम पैथोगनोमिक रहते हैं, ठीक। मतलब कि इसमें देखो 3 सिम्टम्स क्या मिलते हैं। इप्सीलेटरल फेशियल पैरालिसिस, जिस साइड के कान इनका इन्वॉल्वमेंट होगा उस साइड के कान में फेशियल पैरालिसिस होगा, ठीक है। कान में नहीं, उस साइड के मुंह में, सॉरी, फेशियल का पैरालिसिस होगा, ठीक है। फेशियल पैरालिसिस इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें फेशियल नर्व और ऑडिटरी नर्व इन्वॉल्व हैं, ठीक है, सबसे पहली बात। और ये जो मिमिक करेगा ये किसकी डिफरेंशियल या मिमिक करेगा, बेल्स पाल्सी से। बेल्स पाल्सी इज अनदर टॉपिक जो आपको पढ़ाया जाएगा, हो सकता है आपने इसका नाम सुना हो, पता हो तो अच्छी बात है। और इसमें ओटैल्जिया होता है, कान में दर्द होगा, ठीक है, क्योंकि कान की जो नसें हैं उसमें ये दिक्कत पैदा कर रहा है। और वेसाइकल्स नियर द ईयर कैनल एंड ऑडिटरी कैनल। अदर इसके जो मैनिफेस्टेशंस रहते हैं, निस्टैग्मस रहता है। निस्टैग्मस मतलब होता है कि जो आई की जो हमारा पूरा आई बॉल रहती है उसके इनवॉलेंट्री टू एंड फ्रो, लेफ्ट एंड राइट, लेटरल टू मीडियल, इसके जो भी मूवमेंट्स होते हैं उसको हम लोग निस्टैग्मस कहते हैं, ठीक है। मानो जैसे हमारी ये आई बॉल है, मतलब आई है हमारी, अगर ये किसी पेशेंट में आपको दिखे कि ये इधर और इधर टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रही है, जल्दी 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 जल्दी, वो भी इनवॉलेंटरी, हमारे वो बस में नहीं है, तो इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं निस्टैग्मस फेनोमेना कहते हैं, ठीक है बेटे। अब देखो इसमें वर्टाइगो हो सकता है। हमारे कान का जो सिस्टम होता है केवल हियरिंग नहीं होता है, ये हमारा बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर सिस्टम। तो ठीक है, जो हमारी कॉक्लिया होती है उसमें हमारे बैलेंस करने वाले सेल्स भी होते हैं, ठीक है, जो आप लोग को पता होगा। और इसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट तो हो ही सकता है क्योंकि हमारी जो नर्व है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व या ऑडिटरी नर्व उसको ये डैमेज कर देता है। देखो इसका जो फोटो रहता है इसका भी हम लोग ने लगाया है, एक बार आप लोग को दिखा देते हैं। ये रैमसे हंट सिंड्रोम है, जब हमारा वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस या शिंगल्स जो है आपका ऑडिटरी नर्व या फेशियल नर्व पे अटैक करेगा। तो इसमें देखो क्या है, डिफ़िकल्टी इन क्लोजिंग वन आई, एक साइड का जिस साइड का हमारा कान पे रैश वगैरह निकला है उसी साइड का। इप्सीलेटरल मतलब ये होता है कि उसी साइड का। कॉन्ट्रालेटरल मतलब होता है कि जिस साइड में इन्वॉल्वमेंट है उसके दूसरे साइड का, ठीक है। तो इप्सीलेटरल इसमें फेशियल पैरालिसिस मिल रहा है जो कि हमें कंफ्यूज कर रहा है बेल्स पाल्सी से, ठीक है। बेल्स पाल्सी देखने में भी ऐसे ही रहती है, वो भी फेशियल नर्व की पालिसी रहती है, ठीक। देखो और इसमें कान के पास में ऐसे छोटे छोटे दाने दिखेंगे जो कि इंडिकेट करेंगे कि ये हमारा ये बीमारी है, वेरिसेला की बीमारी है, ना कि ये फेशियल पैरालिसिस ड्यू टू बेल्स पाल्सी है, ठीक है। ये इसका एक डिफरेंशिएटिंग, इसको आप डिफरेंशिएट ऐसे कर लोगे फ्रॉम द बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी में कान में दाने वाने नहीं निकलते हैं, इसमें दाने वगैरह निकलेंगे और फेशियल पैरालिसिस मिलेगी, और उसके साथ कुछ और सिम्टम्स मिलेंगे जैसे कि कान में दर्द होना, सुनाई ना देना, चक्कर आना, वर्टिगो, ये सब सिम्टम्स भी उसमें मिलेंगे। तो इस वजह इससे हम लोग इसको बेल्स पाल्सी से डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसकी बना लेते हैं। देख लो इसका जो
एक्चुअल क्लिनिकल फ़ोटो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। कान की तरफ और फेस की तरफ हमारे छोटे छोटे एक लीजन्स मिलते हैं जैसे, और पहले ये छाले ही रहे होंगे, ये फूट के ऐसे गंदे तरीके से अल्सरेशन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके साथ आपका जो ये वाला टॉपिक है फिनिश होता है। तो अब मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग इसको पढ़ो और इसके जो डाउट्स वगैरह होंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा वो आप लोग अगले लेक्चर में हमसे समझ लेना, या आपको इसका स्क्रीनशॉट खींच के भेज लेना और हमसे पूछ लेना। ठीक है बेटा।